हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम टॉप 10 सी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी सी लैंग्वेज में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं 2020 के, आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिस्ट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें बताने हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ये आपके पास फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है इसके पास एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि कैपेबल ऑफ अडोप्टिंग न्यू फीचर्स। यानी कि सी जो आपकी लैंग्वेज है वही सबसे पहला फीचर होता है, यानी कि नए नए फीचर्स को अडोप्ट कर सकती है। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी इसका पहला फीचर है। दूसरा है फास्ट। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि ये सपोर्ट करती है सिस्टम प्रोग्रामिंग अलो फास्टर कंपाइलेशन। जो कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है और जो एग्जीक्यूशन होती है वो भी इसमें फास्ट होती है कंपेयर टू द पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक्स जावा एंड पाइथन। यानी कि जावा और पाइथन की कंपैरिजन में इसका जो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। थर्ड इसका फीचर होता है मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि ये क्या होता है, बिल्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट के साथ आती है। यानी कि सेव करती है मेमोरी को एंड ऑप्टिमाइज करती है मेमोरी के आपके यूज़ को, ये ऑप्टिमाइज करते हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट होता है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या करती है, बाइंड करती है गैप बिटवीन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड ए हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज की होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में चलती है, और हाई लेवल लैंग्वेज की होती है जैसे कि हम लिखते हैं। तो उनके बीच का जो गैप होता है उसको ये बाइंड करके रखती है ताकि ये जो इसकी प्रोसेस हो वो बहुत ही फास्ट हो जाए, ठीक है ना। और ये यूज़ हो सकती है सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम सी में लिखा होता है, ठीक है ना, एक मशीन में लिखा होता है तो वो दूसरी मशीन में भी वही प्रोग्राम रन कर सकता है। चाहे तो बिल्कुल उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और चाहे तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका प्रोग्राम चल सकता है, किसी भी मशीन पे उसको आप रन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लास्ट फीचर होता है इसके पास, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंप्लिसिटी। यानी कि जो सी प्रोग्राम है ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। यानी कि ये क्या करती है, बहुत ही सिंपल होती है। यानी कि जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देती है, इंडिपेंडेंट कर देती है एंड ईजी टू मैनेज मॉड्यूल्स। जो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से मैनेज हो सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, what is a header file in C? What will happen if we include a header file twice in C program? यानी कि एक header file क्या होती है C लैंग्वेज में और क्या होता है जब हम 2 बार किसी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हेडर फाइल क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हो कि हेडर फाइल स्टोर द डेफिनेशंस एंड सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन। यानी कि हेडर फाइल क्या होती है, जो आप सी लैंग्वेज का जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पे हेडर फाइल होती है। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हो, हैश इंक्लूड conio.h लिखते हो, तो ये आपकी हेडर फाइल होती है आपके पास। एक स्टोर करती है डेफिनेशंस को स्टोर करती है और इनके पास कुछ रूल्स होते हैं वो स्टोर करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए printf एंड scanf फंक्शन आर डिफाइंड इन द stdio.h हेडर फाइल। यानी कि जो आपकी stdio.h हेडर फाइल होती है वो किस किस को स्टोर करती है, वो आपके printf फंक्शन को स्टोर करती है और आपका scanf फंक्शन को स्टोर करती है। अगर आप हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h नहीं करोगे तो आपका printf और scanf जो फंक्शंस होते हैं वो वर्क आपका नहीं करेगा। ये होता है इसका हेडर फाइल का फायदा। नेक्स्ट क्या कहता है, एवरी हेडर फाइल कंटेन्स ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। यानी कि हेडर फाइल होते हैं उनके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। मीन टू मेक प्रोग्राम सी सिंपलर, यानी कि सी प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए यू नीड टू इंक्लूड द स्पेसिफिक हेडर फाइल इन योर सी प्रोग्राम टू बी एबल टू यूज द फंक्शन डिफाइंड इन इट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू कांट यूज printf एंड scanf फंक्शंस विदाउट इंक्लूडिंग stdio.h हेडर फाइल। यानी कि अब इनको यूज नहीं कर सकते जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्लूड ए हेडर फाइल ट्वाइस इन सी प्रोग्राम। अगर हम 2 बार हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं तो इसमें बताया है कि व्हेन ए हेडर फाइल इज इंक्लूडेड ट्वाइस इन सी प्रोग्राम द सेकंड
सेकेंड वन गेट्स इग्नोर्ड, जब आप 2 बार यूज़ करते हो तो दूसरी वाली हेडर फाइल होती है वो इग्नोर्ड की जाती है, यानी कि उसका कोई यूज़ नहीं होता। इन एक्चुअल द हैज़ कोड द इंक्लूड गार्ड प्रिसीडिंग हेडर फाइल इंश्योर्स दैट इट इज़ इंक्लूडेड ओनली वंस ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कि जो अगर आप गलती से 2 बार भी उसको इंक्लूड कर सकते हो तो दूसरी वाली आपकी इग्नोर हो जाती है, सिर्फ एक ही आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस में आपकी यूज़ होगी। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास, Does a C program compile without the main function succeeded in compiling? What about its execution? यानी कि क्या C प्रोग्राम मेन फंक्शंस के बिना कंपाइल हो सकता है और क्या एग्जीक्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यस, आपका जो C प्रोग्राम है वो बिना मेन फंक्शन को ऐड किए भी कंपाइल हो सकता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यस, ए सी प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड इवन विदाउट एडिंग द मेन फंक्शन, हाउएवर इट विल नॉट एग्जीक्यूट विदाउट द मेन फंक्शन। जो आपका मेन फंक्शन बनाते हो उसके बिना ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, कंपाइल जरूर हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एनुमरेट द बेसिक डाटा टाइप्स इन सी, यानी कि डाटा टाइप्स के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो आपको बताना है कि 5 तरह के आपके पास डाटा टाइप्स होते हैं सी में। पहला होता है आपके पास इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप के होता है आपके पास, ये करता है एक इंटीजर वैल्यू को आपके पास स्टोर करता है, ठीक है ना। फ्लोट को होता है एक डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, जैसे कि 2.0 हो गई कोई वैल्यू, 3.0 हो गई। अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू होती है तो ये डेसिमल में वैल्यू होती है, तो वो फ्लोट आपको डाटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। डबल के होता है, ये भी डेसिमल नंबर को पॉइंट आपकी जो वैल्यू को स्टोर करता है, बट जो इसकी वैल्यू होती है वो फ्लोट से डबल होती है, इसलिए इसका नाम डबल डाटा टाइप है, ठीक है ना। कैरेक्टर के होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, और जो वॉइड होता है वो कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता। जैसे आप लिखते हो ना वॉइड मेन, तो वॉइड होता है वो कोई भी वैल्यू को आपकी स्टोर नहीं करता। तो ये थे आपकी बेसिक डाटा टाइप्स इन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड कीवर्ड्स? हाउ मेनी रिजर्व्ड कीवर्ड्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स के होते हैं जो ऑलरेडी से पहले ही किसी प्रोग्राम में डिफाइंड होते हैं, तो दे आर ऑलरेडी डिफाइंड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए डिफाइंड होते हैं। और सी लैंग्वेज में आपके पास 32 रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, और इन रिजर्व्ड कीवर्ड का हर एक का अपना अपना एक अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, ये आपके लूपिंग में यूज़ होते हैं। कैरेक्टर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए। कंटिन्यू होता है आपके पास, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। डू आपके पास ये होता है, डू वाइल लूप में आप यूज़ कर सकते हो उसको। डबल होता है, एल्स होता है, कंडीशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हो। एनम होता है, एक्सटर्न होता है, फ्लोट होता है, फोर होता है, ये सारे लूप के हैं। गो टू है किसी स्टेटमेंट में डायरेक्ट पहुंचने के लिए, गो करने के लिए, ठीक है ना। इफ़ कंडीशन, कंडीशनल आपके पास होता है कीवर्ड। इंट होता है, लॉन्ग होता है, रजिस्टर होता है, रिटर्न, सॉर्ट, साइंड होता है आपके पास। साइज ऑफ होता है किसी के साइज जानने के लिए। स्टैटिक होता है, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ होता है, यूनियन होता है, अनसाइंड होता है, वॉइड होता है, वोलेटाइल होता है, और वाइल होते हैं। तो ये आपके कुछ 32 कीवर्ड्स हैं जो आपके पास रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, जिनके आपके पहले से ही इनका कोई ना कोई अपना एक यूज़ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है नंबर 6 क्वेश्चन, हाउ आर ग्लोबल वेरिएबल्स डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक वेरिएबल्स? कि ग्लोबल वेरिएबल्स स्टैटिक वेरिएबल्स से डिफरेंट कैसे हैं, यानी कि इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनका अपना एक ग्लोबल स्कोप होता है, यानी कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, नाम से पता लग रहा है कि ये प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है, ग्लोबल होते हैं, वर्ल्ड वाइड। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आपका संसार में इंटरनेट होता है, इंटरनेट को आप ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हो, तो एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है ना। दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, यानी कि जो ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के बाहर ही डिफाइंड होते हैं और कोड ब्लॉक के बाहर ही डिफाइंड होते हैं। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टैटिकली एलोकेटेड होते हैं। उनकी वैल्यू जो है स्टैटिक वेरिएबल्स की वो चेंज नहीं हो सकती, बट ग्लोबल्स की हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि ये फिक्स होते हैं इंटायर प्रोग्राम में आपके पास, और जो ये होते हैं ये आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको, जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, और इनसाइड भी किसी फंक्शन के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं दे कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम वेयर एनीवेयर इनसाइड द प्रोग्राम, ये कहीं पे भी प्रोग्राम में ये एक्सेसिबल आप इसको कर सकते हो, दे कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड द प्रोग्राम के अंदर। बट यही डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स के कंसेप्ट का भी पता लगा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th नंबर आपका क्वेश्चन है, प्लीज कंपेयर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन।
यानी कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस क्या है, मेमोरी इंक्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या कहता है इसके बारे में, इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। यानी कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, जब आप किसी प्रोग्राम को, सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मेमोरी आपकी इंक्रीज हो सकती है, वो इंक्रीज उसको आप कर सकते हो। बट with the static memory allocation where the option of increasing memory during the program execution is not available, but जो आपकी static होती है memory allocation, उसमें आप execution के दौरान प्रोग्राम के उसको आप memory को increase नहीं कर सकते। तो ये मेन आपका डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस होता है memory requirements। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नीड्स मोर मेमोरी स्पेस कंपेयर टू डायनेमिक मेमोरी स्पेस। यानी कि जो आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो ज़्यादा स्पेस आपकी चाहती है, बट जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो कम स्पेस आपकी लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है, जो यूज़ कहाँ पे होता है, जो एरे होते हैं, जो आप एरे क्रिएट करते हैं वो आपके स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं, बट जो आपकी लिंक लिस्ट होती है, ठीक है ना, वो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। यानी कि रन टाइम पे भी आप उसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो। और कब होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो है वो कंपाइल टाइम पे होती है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वो आपकी रन टाइम पे होती है। जैसे कि मैंने पीछे बता दिया था कि एग्जीक्यूशन के टाइम भी उसमें आप चेंज कर सकते हो डायनेमिक में, बट स्टैटिक में आप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सिंपल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। Please explain the concept of dangling pointer in C. In how many ways can a pointer act as a dangling pointer? Important question है, बहुत ही ज़्यादा important question है। तो dangling pointer क्या होता है, जब भी कोई जैसे कि यानी कि a pointer that points to a memory location that is already deleted is called a dangling pointer। यानी कि सपोज करो कि कोई मेमोरी है, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम बनाया है आपने, ठीक है ना, उसमें किसी चीज़ को आपने डिलीट कर दिया, जो मेमोरी लोकेशन है उसको आपने पहले से डिलीट कर दिया, उसको डिलीट तो कर दिया, बट फिर भी एक पॉइंटर होता है उस डिलीटेड मेमोरी जो लोकेशन होता है उसको पॉइंट करता है, तो वो आपके पास डैंगलिंग पॉइंटर होता है, ठीक है ना। यानी कि दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसकी बताएं, ए डैंगलिंग पॉइंटर इज ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू ए डी रेफरेंस्ड मेमोरी लोकेशन। यानी कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करता है जो डी रेफरेंस्ड है, जो यानी कि जो पहले से ही डिलीट हो चुकी है, तो उसको आप डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। 3 केस होते हैं इसके पास जब डैंगलिंग पॉइंटर एक्ट करता है। डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी में, जब लोकल वेरिएबल आपका स्टैटिक ना हो, व्हेन ए वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप में जाता है, जो शुरुआत में क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंट्स होल्ड ए वैलिड मेमोरी एड्रेस को वो होल्ड करता है और उसके बाद वो उसके एड्रेस को रिलीज कर देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम क्या देते हैं, जो इसकी प्रॉब्लम से इसको आपको समझ में आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन ए पॉइंटर, जब ए पॉइंटर होता है वो पॉइंटिंग टू ए मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, एंड ए बी पॉइंटर डिलीट्स द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय ए पॉइंटर। यानी कि ए पॉइंटर ने क्या किया, किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर दिया, और जो बी पॉइंटर है उसने ए की जो मेमोरी ऑक्यूपाइड जो स्पेस था उसको उसने डिलीट कर दिया, उसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया। तब जो ए पॉइंटर है वो स्टिल पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन, तब भी जो ए का जो पॉइंटर है वो उस डिलीटेड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का सिंपल मतलब है कि जो डैंगलिंग पॉइंटर होता है वो डिलीटेड मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट करता है जो लॉन्गर अवेलेबल नहीं होता। सो यही आपकी डैंगलिंग पॉइंटर की प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको डैंगलिंग पॉइंटर के कंसेप्ट को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कैन यू एक्सप्लेन मेमोरी लीक इन सी, वाई शुड इट बी एड्रेस्ड। यानी कि मेमोरी लीक के बारे में बताना है। तो मेमोरी लीक क्या होती है, मेमोरी लीक हैपन्स व्हेन ए मेमोरी क्रिएटेड इन हीप रिमेन्स अनडिलीटेड। यानी कि मेमोरी लीक कब होता है, जब मेमोरी जो क्रिएट होते हैं हीप में वो अनडिलीटेड रह जाती है, यानी कि वो डिलीट नहीं होती। दिस कैन बी लीड टू एडिशनल मेमोरी यूजेस। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मेमोरी का यूज़ वो ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, दस अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। दिस इज एग्जैक्टली वाई द इशू ऑफ मेमोरी लीक मस्ट बी एड्रेस्ड। तो मेमोरी लीक सिंपल क्या है, जो मेमोरी है वो हीप से डिलीट नहीं हो पाती, और इसकी वजह से आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है वो आपकी कम हो जाती है, उस पर अफेक्ट डालता है, तो मेमोरी लीक होती है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय while 0 and while 1। क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो while 0 अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, इसका मतलब होता है दैट द लूपिंग कंडीशन विल ऑलवेज बी फॉल्स, यानी कि जब भी आप while लूप चलाते हो तो उसकी कंडीशन है वो हमेशा वो आपकी फॉल्स रहेगी। दैट इज द कोड इनसाइड द while लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जो while लूप के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट ऑन द अपोजिट साइड while 1 का मतलब क्या होता है, एक इनफाइनाइट लूप होता है, यानी कि लूप चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक कि एक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो इट रन्स कंटिन्यूसली अंटिल कमिंग अक्रॉस ए ब्रेक स्टेटमेंट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, यानी कि जब तक आपकी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक ये while 1 अगर लगाएगी तो इनफाइनाइट लूप आपका ये चलता रहेगा। तो आई होप आपको ये while 0 और while 1 का मतलब भी पता लगा होगा। तो ये थे आपके टॉप 10 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ और अपडेट्स को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।